हेलो, अब मेरे 9th क्लास के वीर जवानों, आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ अपने 9th क्लास के तीनों चैप्टर पे आधारित केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सिंपली आता ही है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आदमी मेंटली ये सब करके सॉल्व करके तैयारी करता है। एक तरह से 9th क्लास पर कुछ कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन ज़रूरत तो है ही, क्योंकि ये तो बेस है हमारे 10 क्लास का। तो इसलिए मैं ये वीडियोस लेकर के आई हूँ और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस सेंड किए हैं। और आप जो है, अगर आप लोगों को इन वीडियोस से कुछ भी लाभ हो रहा हो तो मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें लिंक, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करती हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का, ठीक है। इसमें क्या है कि इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन यहाँ आएगा स्क्रीन पर और उसके आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं जिसे मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप पहले ट्राई, बाद में जब प्रैक्टिस करें ना, तो एक बार तो वीडियो देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस करें एग्जाम के लिए तो एक बार खुद से आंसर्स लिखने की और दिमाग में रिकॉल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपको मजबूती मिलेगी और आपका प्रैक्टिस सही होगा। तो इसमें क्या करना होता है कि एक पैरा आपको दिया हुआ होता है चैप्टर से रिलेटेड, जो आपको वहीं से एक तरह से हिंदी में जैसे अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश करते हैं, सेम चीज़ तो यहाँ भी है ना, कि एक पैरा आपको चैप्टर से दिया हुआ होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि अगर कॉपी सामने रहे तो कितना मज़ा आएगा, वाह कितना मज़ा आएगा, अगर लिखा हुआ सामने रहे तो मैं तो पूरा क्वेश्चन ही फाड़ दूंगा, ठीक है ना, मतलब इतने मार्क्स ले आऊँगा। तो एक तरह से आप ही की बात को सुन ली गई है और ये सब इन तरह के क्वेश्चंस को शुरू किया गया है कि जिसमें चैप्टर का पैरा आपको दे दिया जा रहा है कि अब आप अपना दिमाग लगाओ और नीचे जो 5 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चंस है, तो 5 क्वेश्चंस हैं, उनको उस पर आधारित है और उनको आप सॉल्व करो और इस सोच को भी चेक करो कि क्या सच में सामने आंसर्स लिखे रहेंगे तो हर बच्चा कर पाएगा, क्या कर ही लेगा, है कि नहीं। तो चलिए, द सेल मेम्ब्रेन इज ए थीन फ्लेक्सिबल बाउंड्री दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन. It is selectively permeable in nature and allows certain substance to pass through it. सेलेक्टिवली परमिएबल होता है ना सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस से? तो डिफ्यूजन से वो पास करता है और ऑस्मोसिस से पास करता है, विच हेल्प इन मेंटेनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का ये नेचर क्या कहलाता है? आंसर आपको जरूर पता होगा, है ना, लेकिन साथ ही यहाँ पे दिया गया भी है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड और उसको आपको रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। वाटर किससे मूव करता है? तो वो है हमारा ऑस्मोसिस, ठीक है। और गैसेज कहाँ से किस के थ्रू मूव करता है? तो वो है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से गैस का मूवमेंट होता है और ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसमें वाटर का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल? सिंपल सी बात है, क्योंकि ये हर चीज़ को नहीं घुसने देता है सेल के अंदर, उसकी मर्जी से, और उसके सेल के काम की चीज़ ही अंदर जा सकती है और बिना काम की चीज़ बाहर आ सकती है, लेकिन अपने मन से कोई नहीं घुस सकता है ना, वो एक पहरेदार की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन, प्रोटेक्ट द सेल एंड रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल। तो इतनी बातें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बार बार आपको पढ़ाई जाती है, ये टर्म सेलेक्टिवली परमिएबल, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इतनी बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। पर ट्राई कीजिएगा खुद से आंसर करने का। फर्स्ट टाइम देख लीजिए आंसर के साथ, लेकिन सेकंड टाइम खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द न्यूक्लियस इज एन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन द मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स. इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल दैट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड प्लेज अ मेजर रोल इन ग्रोथ, metabolism and reproduction. Some cells lack a nucleus and are called anucleated cell, ठीक है।
और तो समझ ही रहे होंगे आई थिंक। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एंट्री एग्जिट को कौन कंट्रोल करता है, इसके पास अपना मेम्ब्रेन होता है जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, ए न्यूक्लिएट आपको पैरा में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस दैट कैरी जीन्स, जीन जो कैरी करता है उसको क्या कहते हैं, तो क्रोमोजोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में जीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट वन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस रिलेटेड टू हेरिडिटी, इट ट्रांसपोर्ट हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा इस तरह से 2 क्वेश्चन केस बेस्ड आपका इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने बताया, और इस तरह का पैरा आप अपने दिमाग में कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस कीजिए बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट ये तो दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा टिश्यू का चैप्टर, इसका पहला क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग है, वो मतलब डिवाइड करता है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। दीज टिश्यूज आर फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन सच एज रूट टिप, शूट टिप एंड द साइड्स ऑफ द स्टेम, गिर्थ बढ़ाता है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थीन सेल वॉल एंड लार्ज न्यूक्लियाई, ताकि वो ज़्यादा बार रिपीट बट सके, ठीक है ना, डिवाइड कर सके। विच टाइप ऑफ, किसी के पास मटेरियल रहेगा तभी तो वो डिवाइड करेगा ना, बाकी सेल्स को देने के लिए उसके पास कुछ होना चाहिए ना। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, एपिकल मेरिस्टेम। राइट वन characteristic feature of meristematic cell, it can divide, cells have dense cytoplasm and large nucleus. Why do meristematic cells divides continuously? Because they are living undifferentiated cells meant for growth. नेक्स्ट आते हैं, नेम वन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो हेल्प्स इन इंक्रीज इन लेंथ एंड गिर्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा केस बेस्ड आता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। Xylem and phloem are the 2 main type of complex tissue in the plant. Xylem helps in transportation of water and mineral from roots to other parts of the plant, while phloem transport food prepared in the leaves to the all parts of the plant. Name the tissue responsible for the transport of water in the plant, water or mineral, xylem tissue. Next, which tissue transport food in the plant, food यानी कि phloem. Next, name one cell type present in the xylem. Xylem present tracheids, xylem में 4 सेल तरह के सेल का बना होता है ना, कोई भी एक का आप नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Why are xylem and phloem called complex tissue? Because they are made up of 4 different types of cells. Next, write one difference between xylem and phloem. Basic difference जो है कि xylem transport water and mineral, while फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने तीसरे चैप्टर पे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इससे रिलेटेड पहला हमारा केस बेस्ड, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज डन टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इम्प्रूव क्वालिटी एंड मेक क्रॉप्स रेजिस्टेंस टू द डिजीज एंड पेस्ट। क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट में ये सारी बातें आती हैं, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इम्प्रूव द क्वालिटी, और क्रॉप्स should be resistant to disease and pests. This is achieved by methods such as hybridization, genetic improvement and selection of desirable traits. Improved variety helps the farmer get better production under different environmental conditions. अब पहला क्वेश्चन क्या है, what is the main aim to crop variety improvement? इंक्रीज यील्ड, इम्प्रूव क्वालिटी, रेजिस्टेंस टू डिजीज, ठीक है। ये 3 बातें आपके दिमाग में एकदम जादुई जिन्न की तरह सवार होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेम वन मेथड यूज्ड फॉर क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे 2 मेथड है, इसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाई इज डिजीज रेजिस्टेंस एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट इन क्रॉप, क्यों
क्योंकि इट रिड्यूसेज क्रॉप लॉस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो कि हमारा क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट का एम है। डिजीज अगर होने लगेगी पौधों में ज़्यादा तो पौधे जल्दी बेकार हो जाएंगे, ठीक है ना। बीमार को कौन रखना चाहता है, या बीमार रह नहीं पाते। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज टू ऑब्टेन डिजायरेबल ट्रेट। जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटी, ये टर्म याद रखिएगा। राइट वन एडवांटेज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी। इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी का एक एडवांटेज हायर यील्ड एंड बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल, पोल्ट्री और फिश। It includes feeding, breeding and health care of the animals to increase production of the milk, egg, meat and wool. Proper animal husbandry practices improve both the quality and quantity of animal products. What is meant by animal husbandry? फर्स्ट लाइन जो आपका है, scientific management of domestic animal for better production. Next, name any two activities included in animal husbandry, feeding or breeding. Next, why is a proper feeding important in animal husbandry? तो it ensures proper growth and high productivity. Proper feeding, अच्छा खाना तो देना ही ना पड़ेगा, खुद को अच्छा खाना है तो उसके लिए अच्छा खाना देना ना पड़ेगा। नेम वन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। एग, आइदर एग और मीट, आप कुछ भी एक लिख सकते हैं। उसके बाद है, राइट वन बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, इंक्रीजेज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन का टाइप खत्म होता है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आपके जो इम्पॉर्टेंट है मिनिमम आप इतना पढ़ करके जाइए, और मैक्सिमम का तो अंत है ही नहीं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम तो जितना कर लीजिएगा और बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।